सभी को नमस्ते। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। आज हम नया विषय चालू करेंगे और हम बात करेंगे मोंटेसरी पद्धति की। बच्चों, ये जो मोंटेसरी पद्धति है ये मैडम मारिया मोंटेसरी की दी हुई है और उन्हीं के नाम पर हम इस पद्धति को जानते हैं। मारिया मोंटेसरी जो है ये इटली की रहने वाली थी और इटली की पहली लेडी डॉक्टर थी। उससे पहले इटली में कोई लेडी डॉक्टर नहीं हुआ करती थी। 1870 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने बड़ी मुश्किल से इनको मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला था और बाद में इन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि वहाँ से प्राप्त की थी। सन 1900 से 1907 तक इन्होंने रोम के विश्वविद्यालय में लगभग 7 वर्ष तक मानव विज्ञान के अध्यापक के रूप में कार्य किया और वहाँ पर उनका बच्चों के संपर्क में आने का उनको मौका मिला, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में जो है वो एक मानसिक व्याधि से संबंधित जो बच्चे थे, जो पीड़ित थे, उनका एक विभाग हुआ करता था और उस विभाग में इनको काम करने का मौका मिला और इनकी जिम्मेदारी थी कि ये उस विभाग में जो भाग्यहीन बच्चे हैं, जो मानसिक रोग से पीड़ित हैं, उन बच्चों के साथ में इनको काम करने का अवसर मिला, ख़ास तौर से उनको ऑब्ज़र्व करने का। और उसी ऑब्ज़र्वेशन से इन्होंने जो पाया, इनको जो महसूस हुआ वो कुछ इस तरह था। जब इन्होंने उसमें विशेष रुचि ली तो इनको कुछ विशेष बातों के बारे में पता चला और वो बातें क्या क्या थी। इनके हिसाब से एक तो जड़ बुद्धि का कारण जो है वो बच्चों की ज्ञानेंद्रियों का कुंठित होना है, यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, ये पांचों जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, इन सेंसरी ऑर्गन अगर किसी कारण से काम नहीं करते हैं, कुंठित हैं अगर वो, तो बच्चों जो है वो जड़ बुद्धि हो सकते हैं। फिर ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण अगर दिया जाए, यानी कि इन्हीं सेंसरी ऑर्गन्स का अगर प्रॉपर ट्रेनिंग बच्चों को दी जाए, तो शिक्षा के क्षेत्र में इससे चमत्कारी प्रभाव हासिल किया जा सकता है, यानी कि बच्चों में उसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। और तीसरा इन्होंने जो बात कही थी कि अगर सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण की पद्धति को अपनाया जाए तो उसके परिणाम और भी ज़्यादा उत्साहपूर्वक और अच्छे हो सकते हैं। इनको समय समय पर बहुत सारी जिम्मेदारियां इन्होंने उठाई। पाठशालाओं की निरीक्षिका का इन्होंने काम किया, फिर शिशु स्कूलों के निरीक्षक भी ये रही। उसके बाद में इनको इटली से निकलना पड़ा, लेकिन तब तक ये बच्चों के लिए काम करने के लिए इतनी दृढ़ निश्चयी हो चुकी थी कि उसके बाद में ये दुनिया में घूमी, भारत भी आई और 1939 में भारत आई और यहाँ पर 1951 तक लगभग ये यहाँ रहीं और अपनी पद्धति का प्रचार किया और अध्यापकों को प्रशिक्षण भी देती रहीं। और 1951 में ये वापस हॉलैंड चली गई और वहाँ पर 1952 में इनका निधन हुआ। इनकी लिखी हुई कुछ पुस्तकों के बारे में हम अगर बात करें तो इनकी पुस्तकें हैं द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की खोज, फिर एजुकेशन फॉर ए न्यू वर्ल्ड, नए संसार के लिए शिक्षा, टू एजुकेट द ह्यूमन पोटेंशियल, यानी कि मानवीय शक्तियों का प्रशिक्षण, और द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, शैशव का रहस्य, तथा द चाइल्ड पीस एंड एजुकेशन, शिक्षा तथा बच्चे के लिए शांति। और छठी जो इनकी किताब थी वो थी रिकंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का पुनरुद्धार। इनको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने प्रभावित किया था, इनके अनुसार चाइल्ड इज़ अ बॉडी विच ग्रोज एंड अ सोल विच डेवलप्स। Those two forms, physical and psychic, have one eternal friend of life itself.
अर्थात बच्चे का शरीर बढ़ता है और आत्मा विकसित होती है। यानी कि दो फ्रंट एक साथ है, एक शारीरिक है, दूसरा मानसिक है। ये दोनों शारीरिक और मानसिक स्वरूप एक ही शाश्वत जीवन के दो रूप हैं। इसका अर्थ ये होता है कि विकास की प्रक्रिया में इन दोनों रूपों में निहित जो रहस्यात्मक शक्तियाँ होती है, हम उनको न तो हमें समाप्त कर देना चाहिए, न ही उनको अवरुद्ध करना चाहिए, बल्कि हमें तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि वो अपने आप प्राकृतिक रूप से उनका प्रदर्शन नहीं करने लग जाती हैं। इसी आधार पर इन्होंने अपनी इस पद्धति को विकसित किया था, जिसके जो आधारभूत सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो वो सिद्धांत कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला आंतरिक विकास पर इन्होंने जोर दिया। उनका विश्वास था कि शिक्षा मन के भीतर से होनी चाहिए। कोई भी शैक्षणिक कार्य प्रभावशाली हो सकता है तो केवल वही होगा जो बच्चे के व्यक्तित्व के पूर्ण स्फुटन में सहायक सिद्ध हो। यानी कि कंप्लीटली अनफर्ल करना, पूर्ण विकसित होने देना अपने आप स्वाभाविक रूप से, क्योंकि बच्चे का शरीर बढ़ता है और आत्मा विकसित होती है। ये दोनों शारीरिक और मानसिक स्वरूप एक ही जीवन के दो पहलू हैं। उनका विचार था कि शिक्षा बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व में जीवन में सहायता करे, व्यक्तिगत जीवन में सहायता करे। इसके लिए उसको बच्चे को उपयुक्त वातावरण मिलना चाहिए ताकि बच्चा अपनी सभी आंतरिक क्षमताओं में वृद्धि कर सके। और दूसरा इनका विचार था वो था स्वतंत्रता का विचार। ये सिद्धांत शिक्षा के विकासमय स्वरूप का परिणाम है। मोंटेसरी के अनुसार बच्चे की अभिवृद्धि या विकास में किसी भी प्रकार की बाधा या रुकावट नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है और पूर्ण स्वतंत्रता से बालक स्वतः विकसित होता है। वो इस बात का समर्थन कभी नहीं करती थी कि बच्चे पर नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि उनका विचार है कि इससे उसकी आंतरिक शक्तियाँ या तो नष्ट हो जाती है या कुंठित हो जाती हैं। और तीसरी बात थी कि नगद पुरस्कार तथा शारीरिक दंड न देने का सिद्धांत, कि बच्चों को दंड या पुरस्कार अप्राकृतिक या हठात प्रयत्न का प्रोत्साहन करते हैं। इनसे जो विकास होता है वो अस्वाभाविक होता है, उसको वो नेचुरल नहीं मानती थी। उनके अनुसार घुड़सवार अपने घोड़े को थोड़ी सी खांड इसलिए देते हैं क्योंकि वो उनके इशारों पर काम कर सके, परंतु फिर भी ये मैदानी स्वतंत्र घोड़ों के समान तेज नहीं दौड़ सकते। यानी कि जो ट्रेनिंग वाली चीज़ें होती हैं वो ट्रेनिंग के हिसाब से ही चलती हैं, और कोई चीज़ स्वतः सीखी जाए, इंडिपेंडेंटली सीखी जाए तो वो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। और फिर व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, मोंटेसरी के अनुसार प्रत्येक बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, इंडिविजुअल होता है। कोई भी दो बच्चे एक समान नहीं हो सकते और इसीलिए उन सब की गति भी अलग अलग होती है। हर बच्चा अपनी गति के अनुसार ही प्रगति करता है। सामूहिक पद्धति उसके व्यक्तिगत विकास को अवरुद्ध करती है। प्रत्येक बच्चे को वो एक इंडिविजुअल के रूप में, एक अलग व्यक्ति के रूप में देखती हैं और उनके अनुसार हर बच्चे की सहायता और देखभाल इस तरह से होनी चाहिए जिससे उसकी वृद्धि और विकास हो सके। फिर था स्व शिक्षा का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने दूसरे के द्वारा शिक्षा दिए जाने की अपेक्षा स्वयं की शिक्षा पर बल दिया। यानी कि खुद, लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ, खुद करके काम जो देखा जाएगा बच्चा उसको ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। और उनके अनुसार बच्चों के कार्यों में बड़ों को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए और इसीलिए उन्होंने इस शिक्षा से संबंधित प्रबोधक यंत्रों का आविष्कार किया जो बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं और उनको भिन्न भिन्न क्रियाओं में उनकी इच्छा अनुसार व्यस्त रखते हैं। गति, पढ़ाई लिखाई, गणित इत्यादि की महत्ता का भी ज्ञान करवाते हैं। और फिर था बौद्धिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो वो ज्ञान का प्रवेश द्वार हैं, इसलिए उसके प्रशिक्षण और विकास पर ही समस्त जीवन में ज्ञान प्राप्ति निर्भर करती है। उनके अनुसार 3 से 7 वर्ष की आयु तक ज्ञानेंद्रियां ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और इसीलिए उन्होंने इन प्री स्कूलर्स या अर्ली चाइल्डहुड में उन्होंने इस शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया और इस समय में बच्चों को जो सिखाया जाएगा वो लाइफ टाइम उनके साथ
चलेगा। और फिर मांसल यानी कि मस्कुलर प्रशिक्षण, मसल ट्रेनिंग में के माध्यम से उन्होंने विभिन्न अंगों का विकास की बात कही है। उनके अनुसार लिखना, चित्रकारी, बोलना इत्यादि, इन सब में मांसपेशियों का विकास इन सब के माध्यम से होता है, इसलिए बच्चों को ये सब क्रियाएं करवाई जानी चाहिए। और मांसल क्रियाशीलता की पूर्णता, इसको वो मनोवैज्ञानिक मानती है और इस बात पर जोर देती है कि चलना और दौड़ना इत्यादि सभी मांसपेशियों के प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। और फिर बात आती है शिक्षक संचालिका के रूप में। उन्होंने अध्यापक शब्द को हटाकर उसके स्थान पर संचालिका शब्द का प्रयोग किया है। उनके विचार से शिक्षक का कार्य संचालन करना होता है, बच्चों को निर्देशित करना होता है। बस इतना ही उनका रोल है कि वो बच्चों को खाली डायरेक्शन थोड़ा सा देवें कि उनको कौन से इक्विपमेंट्स कैसे काम में लेने हैं। और उनके हिसाब से इन सब में परियों की कहानियों का कोई स्थान नहीं था। वो परियों की काल्पनिक कहानियों को छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम से हटा देना चाहती थी, क्योंकि वो बच्चों को भ्रम में डालती हैं और वास्तविक संसार के कार्यक्रम में उनको व्यवस्थित करने में वो बाधा पहुंचाती हैं। उनके इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अपने इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने जो पद्धति दी है उसको हम मोंटेसरी के नाम से ही जानते हैं। इसके बारे में अगली क्लास में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।